वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को अच्छे से समझा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कूलम्स लॉ। अब ये कहाँ लगेगा? हमने लास्ट क्लास में देखा कि चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज एडिटिव है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, like charges repel and unlike charges attract each other। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक चार्ज है और उसके पास लाके हम दूसरा चार्ज रख देते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर पहले वाला दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरे वाला भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कैसी हैं? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करती हैं, मींस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी। बट जो फोर्स है वो लगेगी कितनी? तो हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस है, बताओ कितनी फोर्स लगाएंगे, उस टाइम पे हमारा ये लॉ एप्लीकेबल है, विच इज कूलम्स लॉ। ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। अब कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास कितनी होती है? तीन तरह की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां लगती है? जहां भी हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे होंगे। तो जहां पे चार्जेस रेस्ट पे हैं वहां फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, ये फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ। तो यहां आता है कि फोर्स कितनी, फोर्स लग तो रही है बट कितनी लगेगी। अब जब हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी थी तो हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं, ट्रू। लेकिन ये एक लॉ ओबे करती है। तीनों फोर्सेस, तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सा लॉ ओबे करती हैं? सोचो, तो वो हमारे पास कौन सा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है? जो भी फोर्स इनके बीच में लगेगी, जो भी फोर्स इन बॉडीज में, मतलब अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस के बीच में, मासेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में, मैग्नेटिक है तो पोल्स के बीच में, जो भी फोर्स लगेगी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, बट वो जो फोर्स होगी वो एक लॉ ओबे करेगी। कौन सा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मतलब आप डिस्टेंस बढ़ा दो, टीचर से गैप बढ़ा दो, बैक बेंचर्स लास्ट पे जाके बैठते हैं, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो तीनों की तीनों फोर्सेस ये लॉ ओबे करती हैं। और हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वैसा सा ही ये लॉ है हमारे पास कूलम्स लॉ। बट यहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशन सिर्फ कौन सी फोर्स लगाती है? अट्रैक्टिव फोर्स। हमने कंसिडर किए दो चार्जेस, क्यों डिस्टेंस आर पे है? क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो सेपरेशन होगी। अब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो ये चुप बैठेगा ना, ये भी वापस फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। अब इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो जो फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ऐसा सा कुछ किया है मासेस के बीच में। जो फोर्स थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वो कैसी थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस थी। तो सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, तो यहां जो प्रोडक्ट लिया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, क्योंकि जो साइन है वो डायरेक्शन में जाएगा। साइन जो है वो डायरेक्शन में जाएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लॉ ओबे करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा K, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है।
के से डिनोट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन में क्या आता था, जी आता था, तो फॉर्मूला क्या बनता था, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, हर जगह फिक्स, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। यहां पे यही चेंज है, ये जो के है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम की नेचर पे डिपेंड करेगा। ये मीडियम से इंडिपेंडेंट था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम भी ऐसे ही था। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आया के, इसकी वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁻⁹। कितनी वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स फाइंड करने हैं के, तो कैसे निकालेंगे, के कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स का आ जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का आ गया मीटर स्क्वायर, चार्जेस के स्क्वायर का इनवर्स होगा तो कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास के। अब के फर्दर इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, पाई तो कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी है मीडियम की। मीडियम की एबिलिटी है कि वो कितनी फोर्स अलाउ करेगा। मतलब हमारे पास जो स्कूल में टीचर्स होती हैं, कई बार कोई स्ट्रिक्ट टीचर होती है, कोई लीनियंट टीचर होती है ना। मतलब हम मान लेते हैं कि ठीक है इस क्लास में हम बातें कर सकते हैं, तो जब हम बातें कर सकते हैं मतलब उसमें हमारे पास जो हमारी फोर्स है वो ज्यादा लग रही है। जो मीडियम है वो हमें अलाउ कर रहा है कि कोई बात नहीं, बट जो स्ट्रिक्ट है उसमें हम बहुत ज्यादा रिजिड होके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं डांट पड़ेगी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस केस में जो मीडियम है, मीडियम हम किसको ले रहे हैं यहाँ, टीचर को, कि वो जो टीचर है वो फोर्स लगाएगी, मतलब वो गुस्सा करेगी, तो हम आपस में ज्यादा फोर्सेस, आपस में ज्यादा बातें नहीं कर सकते। तो मीडियम डिसाइड करेगा कि जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। नॉट स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, फिलहाल वैक्यूम की बात कर रहे हैं। मतलब जो दो चार्जेस हैं हमने किस में रखे हैं, हमने वैक्यूम में रखे हैं। दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कितनी लगा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आता है के, जिसकी वैल्यू अगेन फिक्स 9 इंटू 10⁻⁹ है। के फर्दर आगे किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट का मतलब है फ्री स्पेस। तो ये एबिलिटी है मीडियम की टू अलाउ चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। एबिलिटी है मीडियम की टू अलाउ द चार्जेस, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द चार्जेस टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास अब ये फॉर्मूला बन गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास हमें डिफाइन करना है SI यूनिट ऑफ चार्ज कितना था, कूलम। तो अगर हमें 1 कूलम के लिए ये वैल्यू डिफाइन करनी है तो ये चीज तो फिक्स होगी। मतलब हमारे पास F इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास K कितना है, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। बट अगर अब हमें फाइंड करनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई और ये सब नीचे आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है जो हमें लर्न करनी है, वैक्यूम के लिए 8.85,
इंटू 10 पावर माइनस 12। कितनी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट्स होंगे दे विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ के। तो रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट्स ऑफ के मींस न्यूटन था, इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ये कहाँ लगेगा, जब दो चार्जेस हैं Q1 Q2 हैं, कहाँ बैठे हैं, रेस्ट पे हैं। तो कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हर जगह कि सिर्फ जहां कंडीशन होगी हमारे पास। तो यहां आती हैं कूलम्स लॉ की असम्पशंस कि दो चार्जेस उनकी नेचर कैसी होनी चाहिए, दोनों के दोनों चार्जेस हमारे पास कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। नेक्स्ट स्टैटिक होने चाहिए, मतलब रेस्ट पे होने चाहिए। थर्ड, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के साइज 10 raised to the power -15 मीटर, मतलब ये है एटम, ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो अंदर हमारे पास जो है न्यूक्लियर फोर्स लगती है। तो अगर डिस्टेंस इससे कम हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, चार्जेस के बीच में, वो कितना लेंगे, ग्रेटर देन 10 पावर -15 मीटर। और ये होता क्या है, 10 पावर -15 मीटर क्या है हमारे पास, इसको कितनी वैल्यू डिफाइन करते हैं, ये हमने +1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा है। इसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 1 फर्मी। दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस। तो अब जरूरी है क्या कि दोनों चार्जेस जो है वो रेस्ट पे हो, दोनों रेस्ट पे हो कूलम्स लॉ लगेगा, एक रेस्ट पे है तो भी लगेगा। बट अगर दोनों मोशन में है तो कूलम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आया, K Q1 Q2 बाय R²। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्जेस। अब हमें डिफाइन करना है Q1 Q2 1 कूलम। तो F कितना है, K Q1 Q2 बाय R² है। तो अगर इसकी वैल्यू मुझे 1 कूलम डिफाइन करनी है, डिस्टेंस मान लो मैंने वो 1 मीटर पे रखे हैं, तो हमारे पास फोर्स कितनी लगनी चाहिए, कितनी फोर्स लगे कि जो चार्जेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो यहां पे देखो हम इसी तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास अगर जो दो चार्जेस हैं हमें उनका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 1 कूलम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो 1/4πε0 कितना आ गया, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन। के की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन। तो जो 1 कूलम है इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, कितनी फोर्स के साथ, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन, बट व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो यही सेम चीज हमने बोली कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कितने लिए थे हमने दोनों चार्जेस, Q1 Q2। तो Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 कूलम, जो कि हमें डिफाइन करना है। तो K कितना आ गया, F के इक्वल। तो K है कितना, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन। तो जो फोर्स है वो चार्जेस के बीच में कितनी होनी चाहिए, अगर इतनी ही फोर्स लगेगी दोनों चार्जेस के बीच में और डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आती है वही लिमिटेशंस। तो पॉइंट चार्जेस के लिए है, चार्जेस एट रेस्ट के लिए है, और जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 पावर -15 मीटर। परमिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है विच डिटर्मिन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, मतलब कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स चार्जेस जो है अलाउ करेंगे कि ये फोर्स आप एक दूसरे पे लगा सकते हो। तो वही कि एबिलिटी है ये मीडियम की। तो परमिटिविटी हमने पीछे कंसिडर की, वो सिर्फ हम वैक्यूम की, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम इसमें केसेस लेते हैं। मान लो हमने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस हमने रखा 1 मीटर, R, जैसे हमने पीछे लिया था।
तो ये हमारे पास दो चार्जेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी कितनी लगेगी, k q1 q2, k की जगह हम सीधा लिख दें 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हमने चार्जेस को किस में रखा है, फ्री स्पेस। परमिटिविटी किसकी है, फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। तो मैं लिख देती हूं कि हमने ये जो चार्जेस लिए, ये जो सेटअप लिया, इसको वैक्यूम में रख दिया, केस 1। केस 2, अब हम क्या करेंगे, सेम सेटअप को उठा के हम किसी मीडियम में रख देते हैं। वही चार्जेस हैं, वही डिस्टेंस है, बट इस बार क्या है, मीडियम डिफरेंट है। तो आ गया हमारे पास स्पेस नहीं, फ्री स्पेस नहीं, वैक्यूम नहीं, हम क्या ले रहे हैं, कोई भी मीडियम, XYZ मीडियम ले लो, ऑयल ले लो, वाटर ले लो। तो हमारे पास 1/4πε, ये सिंबल होगा मीडियम के लिए। अदर देन फ्री स्पेस हम लेंगे एप्सिलॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम कितना आएगा, 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4πε q1 q2 बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो सेम है, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या आ गया रिलेशन, फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो जब हमने पीछे भी पढ़ा है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी टू डेंसिटी की रेशियो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो। तो अब इस बार है परमिटिविटी टू परमिटिविटी की रेशियो, तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये आ गई हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब रिलेटिव का मतलब नाम से क्लियर है कि परमिटिविटी की ही रेशियो है ऊपर नीचे। तो परमिटिविटी किसकी है, परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम, किसके इक्वल, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल, विच इज फर्दर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी डिफाइन किया और रिलेटिव परमिटिविटी भी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ टू चार्जेस। तो फोर्स कहाँ है पहले, वैक्यूम में, केस 1 कहाँ है, वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय फोर्स कहाँ है, मीडियम में। तो किसकी रेशियो है, फोर्सेस इन वैक्यूम टू फोर्सेस इन मीडियम, फोर्सेस इन वैक्यूम टू फोर्सेस इन मीडियम, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव, क्योंकि परमिटिविटी इसकी रेशियो है। और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भी इस रेशियो को डिफाइन करते हैं। अब K की वैल्यू मेटल्स के लिए इंफिनिटी होती है, वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए 1.0003। तो हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को हम 1 ही ले लेंगे। दोनों के लिए K की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 1। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ K फॉर वाटर 80, इतनी ज्यादा है इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, वाटर के लिए 80। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमने +1 में भी किया। सुपरपोजिशन वर्ड जहां पे आ जाए समझ लो, अब एक नन्ना मुन्ना चार्ज, टेस्ट चार्ज बेचारा, जिसपे 10 चार्जेस मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर कोई एक चार्ज है, मान लो Q0 है, यहां Q1 बैठा है, Q2 बैठा है, ऐसे 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 करते हुए n नंबर ऑफ चार्जेस बैठ गए। Q1 से Q0 का डिस्टेंस R1, Q2 से Q0 का डिस्टेंस R2, ऐसे ही चलते चलते Qn से Rn। तो ये जो बेचारा हमारा टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमारा नन्ना मुन्ना बेबी चार्ज, छोटा सा चार्ज है जिसकी बेचारे की खुद की फोर्स इतनी स्मॉल है कि वो उनपे कुछ असर भी नहीं डाल रही। तो हमारे पास क्या हो गई, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो गई। ऐसे टेस्ट चार्ज को हम कंसिडर करते हैं। तो यहां हमारे पास कोई भी एक चार्ज जिसपे बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं,
तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट विल बी इक्वल टू फोर्स और नॉट ड्यू टू वन, जिसका नाम पहले लिखा है वो मार खा रहा है, जिसका नाम बाद में लिखा है वो क्या करेगा, फोर्स मारेगा, लगाएगा फोर्स। तो यहां फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू टू, चलते 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 फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू एन। ठीक है ये, बट हमने क्या लिया, वेक्टर सम। और किसी भी फोर्स को हमने ये पीछे भी किया है, +1 में भी किया है, किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, k q1 q2 by r square, where this part of force represents the magnitude, मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स का, डायरेक्शन के लिए उसके साथ जो भी डिस्टेंस अवेलेबल है, जैसे यहाँ r है, उसके साथ लगा दो कैप। तो ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और दूसरा साथ में यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन वाला, डिस्टेंस वाला यूनिट वेक्टर। तो सेम चीज जब हम यहां अप्लाई करते हैं तो क्या आएगी कि अगर जो फोर्स है दैट विल बी k q0 q1, किन दो चार्जेस के बीच में है, नॉट और 1, डिस्टेंस दोनों के बीच में है r1 स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए ले लेंगे r1 कैप। सिमिलरली k q0 q2 बाय r2 स्क्वायर, साथ में क्या ले लेंगे, r2 कैप। चलता जाएगा ये n के लिए। अब इसको हम टोटल फोर्स को समेशन सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि k और q0 तो दोनों सेम है थ्रू आउट, यहां भी आगे भी। चेंज क्या हो रहा है, q1 बाय r1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लेंगे qi बाय ri स्क्वायर। i की वैल्यू 1 से n, डायरेक्शन के लिए साथ में ले लो ri कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज या क्यू नॉट, जिसको हमने किस में लिखा, तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटा ये था आज तक का कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि किस पे होंगे, कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। तो प्लीज मिस मत करना। बाय बाय।